आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 विच इज़ टॉक अबाउट अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला वीडियोस पे तो CBI पेपर से पहले 19 से पहले सारा PMLA करा दूँगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल होता क्या है? 25 में अपीलेट ट्रिब्यूनल है, 26 में है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। 25 में इन्होंने जनरली ये बता दिया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल हम बोलते किसको हैं। 26 में ये है कि अपील जाएगी वो मतलब जो अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जो अपील जानी है वो किस किस की मतलब कौन कौन सी कोर्ट की अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जानी है। एंड फिर ये सब सारे सेक्शंस रिपील हो गए हैं 2016 से। 2016 ही है ना, लेट मी चेक। हाँ, 2016 वाले एक्ट से ये सारे के सारे रिपील हो गए हैं। फिर 35 में है प्रोसीजर और पावर क्या है अपीलिएट कोर्ट का। 36 में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमोंग बेंचेस। 37 में पावर है। 38 में डिसीजन बाय मेजॉरिटी। 39 में असिस्टेंस लेंगे हम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की। तो ये वाला जो 39 सेक्शन है ना, ये टाइटल बेस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन PMLA। तो कौन से सेक्शन में है? ये 39 में है। 40 में है मेंबर पब्लिक सर्वेंट होंगे। 41 में है सिविल कोर्ट नॉट हैव जुरिसडिक्शन और अपील टू हाई कोर्ट। जो ट्रिब्यूनल की अपील है, अपीलेट ट्रिब्यूनल की अपील है, वो हाई कोर्ट जानी है। तो टाइटल बेस हम जो बेसिकली इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है 42 अपील कहाँ जाती है? हाई कोर्ट में जाती है अपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट के डिसीजंस की। और 39 है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, सेक्शन 39 में है। इसके अलावा आपका इम्पोर्टेंट है प्रोसीजर, मतलब सेक्शन तो नहीं पूछेंगे प्रोसीजर का। अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन से सेक्शन में है? 25 में, ये याद रख लो। और 26 में तो बेसिकली ये पूछेंगे कौन कौन से कोर्ट से अपील जाती है अपीलेट ट्रिब्यूनल को। तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल होता क्या है? चैप्टर 6 में आज हम बात करते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है। तो इन्होंने जो अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोला है वो बोला है सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में, जो कि एक्ट कौन सा है? स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैन्युपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976। तो अगर MCQ बनता है तो पहले ये बनेगा कि यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल का क्या मतलब है। तो एक ऑप्शन आ जाएगा जो सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, इतना याद रख लेना वो वाला। या फिर 2-3 अलग ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि जो सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में वहाँ पे दिया हुआ है एक फॉरेन एक्सचेंज वाले एक्ट में, वही यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब है। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा के लिए वहाँ क्या दिया हुआ है? वहाँ इन लोगों ने दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट by notification in the official gazette constitute an application tribunal to be called the appellate tribunal। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू गेजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करके एक अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो पावर बेसिकली किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसमें चेयरमैन होंगे और अदर पर्सन होंगे और जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। तो आपको जो याद रखना है अपीलेट ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन करेगी और चेयरपर्सन अदर मेंबर होंगे जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी होने चाहिए। और अगर एक क्वेश्चन आता है तो ये आ जाएगा कि सबसेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग वहाँ पे है जो आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब 26 में आते हैं अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इसमें बेसिकली इतना कुछ पढ़ना नहीं है, मैं बता देती हूँ। 26 में है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर कोई या तो डायरेक्टर या कोई पर्सन जो कि एग्राइव्ड है बाय द ऑर्डर मेड बाय एडजुडिकेशन अथॉरिटी। तो मैंने एडजुडिकेशन अथॉरिटीज़ आपको पढ़ा दी है, एक वीडियो देख लेना। तो एडजुडिकेशन अथॉरिटीज़ ने कोई डिसीजन दिया है तो उसका जो अग्राइव पर्सन है या डायरेक्टर खुद है, इन दोनों की अपील कहाँ जानी है? इन दोनों की अपील जानी है अपीलेट ट्रिब्यूनल को। तो आपको बस ये याद रखना है डायरेक्टर और एनी पर्सन अग्राइव्ड है तो उसकी अपील कहाँ जाने वाली है? जो अग्राइव्ड बाय द एडजुडिकेशन अथॉरिटीज़ के डिसीजन से, तो उसकी अपील जानी है अपीलेट ट्रिब्यूनल को। फिर ये जो सेकेंड वन बोलता है कि अगर कोई रिपोर्टिंग एंटिटी है, ये रिपोर्टिंग एंटिटी एग्राइव बाय द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर। रिपोर्टिंग एंटिटी में आगे वाले सेक्शंस में दिया हुआ है कि जब किसी को पता चलता है हाँ ये क्राइम है या फिर ये टेम्ड प्रॉपर्टी है या यहाँ पे मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो वो एजेंसी कुछ रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ हैं जो आगे इन्फॉर्म करती हैं। तो अगर वो रिपोर्टिंग जो एंटिटी है वो डायरेक्टर के डिसीजन से एग्रीव्ड है तो उनकी अपील कहाँ जानी है? उनकी अपील भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जानी है।
जो सब सेक्शन 3 है वो सिर्फ ये बोलता है कि 45 डेज के अंदर अंदर जब उनका डिसीजन आया है ना, एडजुडिकेशन अथॉरिटी का जो डिसीजन आया, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेड, यहाँ पे कॉपी याद रखना, जिस दिन से कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेड बाय एडजुडिकेशन अथॉरिटी उसके 45 डेज के अंदर, उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपको तो इतना नहीं पूछते, बस यही पूछेंगे कि कब जाएगी अपील, तो 45 डेज के अंदर। डिले जो प्रोवाइजर दिया हुआ है वो डिले कॉन्डोनेशन है, उसका मतलब ये कि अगर 45 डेज से भी अगर आपने कोई स्पेसिफिक रीजन है और पर्टिकुलरली आपने वो एक्सप्लेन कर दिया है कि हाँ सफिशिएंट रीजन होने लगता है, तो 45 डेज के बाद भी वो अपील को हेयर कर लेंगे। और अगर उनको लगता है कि हमें भाई पार्टी को हेयर करना चाहिए एक बार अपील से पहले, तो वो हेयर कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है बीइंग हियर द पास ऑर्डर, ठीक है, ये कुछ जरूरी नहीं है। अब जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है जिसने डिसीजन दिया वो क्या करेगी, एक एक कॉपी देगी, ये वाला पूछ लेते हैं कि कहाँ जानी है कॉपी डिसीजन आने के बाद, अपीलेट अथॉरिटी के पास और डायरेक्टर के पास। और जो पार्टी है अपील की, तो तीन का, एक तो पार्टी जिसने अपील लगाई है उसको दे दो, एक डायरेक्टर को दे दो, एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दो जिसके यहाँ से अपील आनी है। और ये कोशिश करेंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर दें। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो कितने दिन में डिस्पोज ऑफ कर सकती है किसको, अपील को, वो 60 डेज में कर देती है। तो 26 में एक बार और थोड़ा बैक करके देख लेना, समझ आ जाएंगे क्या क्या बोल रहा है 26। अब है हमारा 35 प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये बोल रहे हैं कि जो कोड ऑफ सिविल जो सीपीसी में दी हुई है सिविल कोड की, वो सारी की सारी पावर हैं, लेकिन वो बाउंड नहीं है, नॉट बाउंड है ना, शेल नॉट बाउंड, तो वो बाउंड नहीं है सीपीसी से। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो सीपीसी से बाउंड नहीं है और गाइडेड होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका खुद का अपना प्रोसीजर है। तो 3 बातें याद रखना है, बाउंड नहीं है सीपीसी से, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और उसका अपना खुद का प्रोसीजर हो सकता है। लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की ये सारी पावर हैं, समन कर सकता है, एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्सन के लिए, रिक्वायर द डिस्कवरी और प्रोडक्शन के डॉक्यूमेंट के लिए, रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट करेगा, और पब्लिक रिकॉर्ड मंगाएगा, डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा। लेकिन 123 और 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को हार्म नहीं करेगा। इसका मतलब 123 अगर कोई अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है तो उन्हें नहीं मंगा सकते, 124 अगर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन है तो आप उसको नहीं मंगा सकते। तो 123 124 को छोड़ के सारे पब्लिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट कॉल कर लेगा, कमीशन इशू कर देगा, अपने ही खुद के डिसीजन को रिव्यू कर लेगा। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन टाइम पे नहीं आया तो डिसमिस कर देगा, एक्स पार्टी सुन लेगा, जो एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया उसे सेट असाइड करेगा, या कोई भी एनी मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया उनको। और जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूटेबल बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल एज ए डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो अपने ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, जैसे एक डिक्री पास की जाती है सिविल कोर्ट के थ्रू, और उस टाइम पे वो सारी पावर है उसकी सिविल कोर्ट की। अब ये बोल रहा है कि ये नहीं है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो डिक्री है उसे सिर्फ केवल अपीलेट ट्रिब्यूनल ही उसको एग्जीक्यूट करे, उसको ये में अपीलेट कोर्ट में ट्रांसमिट एनी ऑर्डर मेड बाय सिविल कोर्ट हैविंग लोकल, ये सिविल कोर्ट को भी भेज सकता है, जिस कोर्ट में लोकल जुरिस्डिक्शन आता है, जिस सिविल कोर्ट के पास उस मैटर का लोकल जुरिस्डिक्शन आता है, उस सिविल कोर्ट को भी वो रेफर कर सकता है, फिर वो सिविल कोर्ट एग्जीक्यूट कर देगी। 193 एंड 288 के लिए वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो जाएंगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग बेंचेस 36 सिर्फ ये बोलता है कि जो चेयरमैन है वो बेंच में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा बिजनेस को, जो कि भाई किसको कितना कितना काम देना है, क्या क्या कौन हियर करेगा, वो सब काम चेयरमैन कर लेगा। फिर पावर ऑफ द चेयरमैन टू ट्रांसफर केसेस आफ्टर हियरिंग नोटिस टू द, एक नोटिस देगा पार्टीज को, उनको हियर करेगा, अगर वो डिज़ायर करते हैं हियर की कि हाँ हमारे ट्रांसफ़र करने से पहले एक बार तो हमें सुन लो, तो उन्हें सुन लेगा, या फिर अपने खुद के मोशन पे ट्रांसफ़र कर देगा। मे ट्रांसफर एनी केस पेंडिंग बिफोर ऑन बेंच फॉर डिस्पोजल टू एनी अदर बेंच, मतलब उसको ट्रांसफर क्या करना है, उसको केसेस ट्रांसफर करने हैं, तो पार्टीज एप्लीकेशन लगाएंगी वो, या फिर या अपने सुओ मोटो कर सकता है, नोटिस दे देगा। अगर कोई पार्टी हियर करना चाहती है कि हमें सुन लो तो सुन लेगा, और एक केस को दूसरे बेंच के पास भेज देगा। डिसीजन बाय मेजोरिटी, जो भी डिसीजन आना है वो मेजोरिटी के थ्रू आएगा, अगर नहीं है तो वो अगर जैसे 2 ने यहाँ सुन लिया, अब 2 इफ ए मेंबर ऑफ अ बेंच कंसिस्टिंग 2 मेंबर एंड डिफर इन ओपिनियन एनी पॉइंट, 2 मेंबर थे वो अपने अपने पॉइंट पे अलग डिफर हो रहे तो वो रेफर कर देगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के थर्ड मेंबर के पास। अब जो ये थर्ड मेंबर जो डिसीजन दे रहा है और पहले वाले जो 2 दिए थे उसके अकॉर्डिंग जो मेजोरिटी आनी है उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन आने वाला है। राइट ऑफ अपेलेंट टू टेक असिस्टेंस ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अब ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में ये सेक्शन 288
ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फिक्स किए हुए हैं। वो लोग यहाँ पर आके एज ए, जैसे हम प्लीडर बोलते हैं ना, जो वकील काम करता है, वो ये लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। तो जो पर्सन है, जो एग्रीड पर्सन है, वो असिस्टेंस ले सकता है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की, वो अपनी खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो उसने सेलेक्ट कैटेगरी बनाया हुआ है कि ये पैनल है, वहाँ से आप किसी को भी ले सकते हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट और डायरेक्टर के पास पावर है कि वो बता देगा ABCDEFG, भाई यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनमें से आप कोई सा भी ले लीजिए। मेंबर टू बी ए पब्लिक सर्वेंट 40, सीधा सीधा उधर 21 में पब्लिक सर्वेंट होंगे जो भी मेंबर होंगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के। सिविल कोर्ट नॉट हैव जुरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट का कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, यहाँ पे सब काम करेंगे वो कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा, एडजुडिकेशन अथॉरिटीज़ करेंगी, अपीलेट ट्रिब्यूनल करेगा, लेकिन सिविल कोर्ट कुछ नहीं करेगा। अब ये है इंपॉर्टेंट वन, अपील टू हाई कोर्ट। अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है बाय द अपीलिएट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से, तो वो फाइल करेगा कहाँ, अपील हाई कोर्ट में विद इन 60 डेज। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ उसने सफिशिएंट रीजन दिए हैं, तो 60 डेज फर्दर भी एक्सटेंड कर सकता है। मतलब 60 डेज तो यहाँ ओरिजिनल टाइम पीरियड है, प्लस 60 डेज और करेगा तो 120 दिन मिल जाएंगे उसको पूरे। तो 120 दिन तक आप अपील लगा सकते हो हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे हाई कोर्ट का क्या मतलब है, हाई कोर्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे अग्राह्य पार्टी ऑर्डिनरी रिजाइड करती है। लाइक जैसे अगर मैं जयपुर में करती हूँ, तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट होगा वहाँ पे हाई कोर्ट का मतलब वो है यहाँ पे। अगर ये बोल रहे हैं कि अग्रीव पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो कौन होने वाला है, अगर अग्रीव पार्टी उसका सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा हाई कोर्ट है, तो जहाँ पे रेस्पोंडेंट डिसाइड करता है। लाइक अगर मैं किसी केस में रेस्पोंडेंट हूँ और मैं गुजरात में रहती हूँ, इसीलिए अब मेरा जो गुजरात हाई कोर्ट है वहाँ का जुरिसडिक्शन लग जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको हाई कोर्ट का मतलब क्या है, कि अग्रीव्ड पार्टी अगर कोई प्राइवेट पार्टी है तो वो जहाँ पे रहती है वहाँ का हाई कोर्ट, और अगर एग्री पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो रेस्पोंडेंट जहाँ पे रहता है, रिजाइड करता है, कैरियर ऑफ बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, तो वहाँ का अपीलेट हाई कोर्ट हो। 2 बार देख लेना वीडियो को, सब कुछ क्लियर हो जाना, इतना कुछ हैवी नहीं इसमें।